सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जसमून मंजूर साहिबा जो कि अभी छुट्टियों पर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मुझे इस प्रोग्राम को करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाजरीन। और आज निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर जारी तमाम क़यास आराइयाँ दम तोड़ गई। तवील इंतज़ार, तवील मुशावरत, तवील कानूनी और आइनी गौर फिक्र के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को पाकिस्तान का 8वां निगरां वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया। वो मुमकिन तौर पर कल शायद बतौर निगरां वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे। और सेनेटर अनवारुल हक काकड़, जिनका शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानिया अरकान में से होता है, अगर 5 साल मुल्की सियासत पर हम नज़र डालें तो हुकूमत बनाने से हुकूमत गिराने तक और हुकूमत गिराने के बाद फिर नई हुकूमत बनाने तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप का किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा। और बाप पार्टी के 4 अरकान असम्बली ने 2018 में PTI की नंबर गेम मुकम्मल करने में भी मदद की थी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म बन गए थे। इसके बाद जब PDM की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो 28 मार्च 2022 को बाप पार्टी के 4 अरकान ने ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया था। अब जिसके नतीजे में इस बार PDM इत्तेहाद की नंबर गेम मुकम्मल हुई और तहरीक इंसाफ को चलता किया गया। अब मामला आया निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री का। तो बड़े बड़े सियासी ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, निगरां वज़ीर आज़म की वो दौड़ में शामिल हुए। महसूस तो कुछ ऐसा हो रहा था कि निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर आज भी इत्तेफाक नहीं हो सकेगा और ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब ये मामला जो है वो ख़त्म हुआ और एक ऐसी निगरां वज़ीर आज़म, एक ऐसी सियासी शख्सियत मुकर्रर हो चुके हैं जिसकी मंजूर सदर पाकिस्तान ने भी दे दी है। अब नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सियासी शख्सियत की निगरानी तले तमाम सियासी जमातें नए इंतखाबात पर राजी हो जाएंगी। क्या मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ तो नहीं होंगे? निगरां वज़ीर आज़म को सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस का भी सामना करना होगा। क्या निगरां वज़ीर आज़म इन तमाम सियासी और मुआशी चैलेंजेस से निमट पाएंगे? एक जानिब निगरां वज़ीर आज़म का मामला हल हो गया, वहीं दूसरी तरफ सिंध की निगरानी किसको सौंपी जाएगी? ये मामला अभी भी ताख़ीर का शिकार है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान जो निगरां वज़ीर आला के लिए नाम था वो अब तक तय नहीं हो सका है। GD और MQM ने एक इत्तेहाद बनाया है पीपल्स पार्टी के मुखालिफ। अब इस पर क्या होगा और खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, एक तो अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आना, क्या बाप पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में एक अहम किरदार होना ये वजह बनी, या फिर वही बात जो कि अपोजिशन लीडर कहते हुए नजर आए कि छोटे सूबे को दी गई ताकि उसकी महरूमियां दूर हों, क्या ये बात थी? आप किस तरह देखते हैं इसको? बहरहाल जी, ये 2 अफराद के दरमियान या कुछ जमातों के दरमियान, क़यादत के दरमियान इशू था कि उन्होंने क्या सोच के फैसला किया। इसके ऊपर स्पेकुलेट करने की अब जरूरत कोई नहीं कि ये मैंने को नहीं रखता, ये हो गया फैसला। और काकड़ साहब जो है वो हमारे केयर टेकर वज़ीर आज़म आ गए और अनवारुल हक काकड़ एक यंग आदमी है, पढ़े लिखे हैं, बड़े असलूब के साथ बात करना जानते हैं और अपना मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। दुनिया के फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला हुआ। ये भी बात दुरुस्त है जो आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कही कि छोटे सूबे से लिया जाए ताकि उनका जो एहसास महरूमी है वो दूर हो। ये भी कोई अच्छा अमल है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो केयर टेकर वज़ीर आज़म के बारे में बहुत तासर है कि जी बहुत कोई ऐसा नाम कोई मुतनाज़ा ना हो, कोई वज़ीर आज़म का रोल क्या है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर? जी हाँ, इलेक्टोरल प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर्स या सूबाई हुकूमतें मेजर रोल अदा करती हैं और वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। यहाँ पे कोई कोहेजन नहीं है,
कि एक जमात की हुकूमत मरकज में भी हो, उन्हीं का सूबाई हुकूमत हो, तो वजीर आजम की सेम मुख्तलिफ होती है। यहाँ ऐसी सूरत भी नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन अहम है, इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटी अहम है। वजीर आजम की इस इलेक्टोरल प्रोसेस में उतनी से नहीं है जितना हम इस पे मुबाहिसा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इलेक्शन कमीशन वाकई अहम है, उसने इलेक्शंस करवाने, टाइम से करवाने, और आईनी तौर पर तो 90 रोज़ में इलेक्शंस होने हैं नवंबर के बाद। लेकिन जो अभी हल्का बंदियों का मामला है कायरा साहब, नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का मामला है, तो लग नहीं रहा, टेक्निकली नहीं लग रहा कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे। अगर इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होते हैं, इस साल नहीं होते, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी और क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा जोरदार रहा जी। जब मीडिया के अंदर ये डिबेट हो रही थी कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इलेक्शन लेट कर दिए जाएंगे, कई बहाने हीले किए जाएंगे, उस वक्त हम कह रहे थे बड़ा वाज़ेह तौर पे कि ये मुमकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मरदमशुमारी जो कि खान साहब के दौर में तय हुआ कि 2022 में मरदमशुमारी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2017 में जो जी हमारा गालिबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम उनसे राब्ता बहाल करते हैं और ये सवाल भी उनसे करते हैं कि अब जो सिंध में सूरत हाल चल रही है वो उसको किस तरह देखते हैं। लेकिन अभी जो बात है वो ये कि इलेक्शंस टाइम पे हों, और इलेक्शंस टाइम पर नहीं होते हैं तो ज़ाहिर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी इसको समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह बार बार इलेक्शन कमीशन खुद भी कह चुका है, कई बार हमारी कुंवर दिलशाद साहब से प्रोग्राम में बात हुई तो वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी 6 माह तो कहीं नहीं गए, तो मुमकिन तो नहीं है कि इस टाइम पीरियड में हो। हाँ, 1-2 महीने आगे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि मार्च तक या फैब तक। एक वक्त पर उन्होंने मेरे ही शो में ये कहा कि फरवरी तक हमें नज़र आते हैं कि इलेक्शंस होंगे। तो यानी कि फरवरी का मतलब तो ये कि इस साल तो नहीं होते, यानी कि 2024 तक इलेक्शंस चले जाएंगे। तो 2024 तक जाना और निगरां सेटअप का इतना लंबा खिंचना, यानी कि फिर 90 रोज़ का मामला तो नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली उस दौरान जो सूरत हाल रहेगी मुल्क की, वो किस तरह से निगरां सेटअप चलाएगा, ये भी बड़ा एक आम सवाल है। और ये भी एक सवाल है कि निगोसिएशन होनी है IMF के साथ आगे, और वो एक नवंबर में होनी है, फिर एक फरवरी में होनी है। और हमने ये भी सुना था कि ज़ाहिर जो निगरां वज़ीर आज़म होगा वो ऐसी शख्सियत हो, जिस तरह पहले इसहाक डार का नाम आ रहा था कि वो निगोसिएशन करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे थे। IMF से मज़ीद भी अभी किस्तें आना बाकी हैं, तो वो किस तरीके से होंगी। यानी कि एक तरफ तो सियासी चैलेंजेस हैं, जो निगरां हुकूमत का काम होता है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद कराना, और फिर दूसरा इस वक्त जो मुल्क में मामला है वो मुआशी सूरत हाल का है जो कि स्टेबल नहीं है। और इस स्टेबिलिटी को एक तो सस्टेन करना कि आपका एक स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है IMF से, उसको आपने सस्टेन करना है, उसको आगे किस तरह निगोशिएट करना है, और उन चीज़ों को लेकर चलना है कि चीज़ें ख़राब ना हों IMF के साथ। तो वो इतना लंबा अरसा खिंचेगा अगर इलेक्शंस का मामला, तो डेफिनेटली फिर मुआशी तौर पर भी किस तरीके से होता है। कायरा साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए? ठीक है, तो कायरा साहब से जब तक हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिंध की सूरत हाल भी नाज़रीन बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने आपको इब्तिदाई में बताया कि जो MQM है और GDA है, उन लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया है। और अब सवाल ये उठता है कि वो MQM जो कल तक पीपल्स पार्टी के साथ थी, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थी और बड़ा एक अच्छा हुकूमती इत्तेहाद चला, तो वो आज खड़ी होके MQM ये कहती है और GDA कि हम पीपल्स पार्टी का सफाया करेंगे, पीपल्स पार्टी का सिंध में अब वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये इसकी हकीकत कितनी है, ये कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है, बहुत अरसे से, बहुत सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है सिंध में। कायरा साहब कनेक्ट हो चुके हैं। जी कायरा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। जी सर, वो मैं तो आपसे वो सवाल कर चुकी थी, इलेक्शन ताकीर का शिकार होते हैं, तो आप जवाब दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी का मैं जवाब दे रहा था कि इलेक्शन टाइम पे होने का हमारा तकाजा था, लेकिन फिर मरदमशुमारी का अमल, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवालात थे, जो इब्तदाई तखमीने उसके आ रहे थे या इब्तदाई सर्वे आ रहे थे, और उसके बाद उसमें क्योंकि तखीर हुई
जिसके नतीजे में फाइनल रिजल्ट आते हुए देर हुई और इत्तेफाक से उस इत्तेफाक राय भी हो गया। ये बहुत अहम बात है कि अहम कौमी इशू के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाना मुल्क के लिए बहुत जरूरी था, वरना इस पे बड़ा खौफनाक किस्म की बहस छिड़ सकती थी। उसके बाद अब एक नया तकाजा आ गया, हमारा मुतालबा बिल्कुल उसी जगह है, लेकिन आइन के 2 आर्टिकल्स एक पे अमल करते हैं तो दूसरे पे अमल मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की नीयत क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? दोनों ही आइन के आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है, दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने हल्का बंदियां पहले करनी है। पहले से तयशुदा पिछले इंतखाब के वक्त भी सारी कौमी क़यादत ने ये तय किया था कि अगला इंतखाब नहीं मर्दमशुमारी के तहत होगा। ये सारी बातें इकट्ठी करें तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मर्दमशुमारी के अमल को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मुकम्मल किया जाए। यानी उसके लिए अगर 4 माह की मुद्दत दरकार है तो बजाय इसके कि 4 माह ही किया जाए, इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल कोशिश कि वो जो टाइम है वो स्क्वीज होके को 3 महीने में आ जाए, जो कि पॉसिबल हो पाए। और साथ ही साथ इलेक्शन का अमल जो है उसकी तैयारी की जाए, और जो 50 दिन 45 दिन जितने भी दिन इलेक्शन के चाहिए, वो जिस दिन हल्का बंदी हो जाए, फाइनलिटी इख्तियार करे, उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाए, ताकि जो मिनिमम पॉसिबल डिले है, मिनिमम पॉसिबल वो किया जाए। एक तो ये बात हो गई कायरा साहब, ये जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बन गया है, एमक्यूएम और जीडीए ने बना लिया है। ये वही एमक्यूएम है जो कल तक हुकूमती इत्तेहादी थी, और सिर्फ बनाया नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी का सिंध से सफाया कर देंगे। वो कैसे करेंगे सफाया? ये तो उनसे पूछिएगा जो क्लेम कर रहे हैं। बाकी जमातों को इत्तेहाद करने का हक होता है। इंशाल्लाह उनके इरादे उनके दिलों में ही रह जाएंगे। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान खाया साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पे बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार अब्दुल रहीम केतरान साहब बाप पार्टी से, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप नाम सही कर लें, सरदार अब्दुल रहीम नहीं, सरदार अब्दुल रहमान केतरान। सर मैंने सरदार अब्दुल रहमान केतरान ही बोला है। खैर केतरान साहब बहुत शुक्रिया आपने। नहीं, आप जरा चेक करें, भूल जी प्लीज। जी 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 बिल्कुल ठीक कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कर लिया केतरान साहब। सरदार केतरान साहब जरा ये बताइएगा सर, एक तो सबसे पहले तो आप कितने मुतमईन हैं और खुश हैं कि अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम जो है मुंतखब किया गया है, जरा इस पर अपना आप टेक दीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ पे एक नारा लगाया जाता है कि जी बलूचिस्तान जो है ना महरूमी का शिकार है और मरकज़ उसके साथ ज़्यादती करता है, तो मैं समझता हूँ कि मीरज़ार खोसो निगरान वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली मुंतख़ब वज़ीर आज़म रहे, इसी के साथ साथ आज फिर इसी बलूचिस्तान का एक सपूत बतौर वज़ीर आज़म नामज़द हुआ है। तो मैं उन क़ुव्वतों को, मरकज़ को, बलूचिस्तान और इसके अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी इनकी जो सिलेक्शन है, बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज जा रहा है बलूचिस्तान को कि जी हम बलूचिस्तान को नहीं भूले, बल्कि बलूचिस्तान हमारी जान है, हमारा दिल है। अच्छा, एक तो ये मामला है, अब ज़ाहिर है आगे इलेक्शंस करवाने, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने जो निगरान हुकूमतों का काम होता है। एक तो बाप पार्टी का मैं ज़रा इस पर मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ कि इलेक्शंस आपको लग रहा है कि बर वक्त टाइम पे, जो कि 90 दिन का टाइम है, उस पर हो पाएंगे, या फिर टेक्निकली जो लग रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी है, आगे हल्का बंदियाँ हैं, ये इस साल नहीं होते? जैसा कि काहिरा साहब ने फरमाया है कि एक आर्टिकल को सामने रखते हैं तो दूसरा उसको अपोज करता है, दूसरे को सामने रखते हैं तो पहले वाला अपोज करता है। अब मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा कि मेरा 1970 से लेकर 2018 तक एक हल्का रहा है जो कि खैतरान कौम का अपना हल्का है सूबाई। अब जो नई वो सिलसिला हुआ था तो उसमें हमें मुसखेल के साथ शामिल कर दिया गया। 2 डिस्ट्रिक्ट
एक MPA की सीट पे। अच्छा। अब अगर वो मुसखेल वाला जीतता है तो खेतरान महरूम होंगे, और खेतरान जीतता है तो मुसखेल वाले महरूम होंगे, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा रस्म व रिवाज बिल्कुल अलग थलग है। तो मैं समझता हूँ कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। लेकिन जैसे कि कायरा साहब ने फरमाया है, मैं उससे इत्फाक करता हूँ कि कम से कम मुद्दत ये निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले, ताकि नई हल्का बंदियाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें 18 और 23 में 5 साल का फ़र्क है। 5 साल का मतलब है कि जो बच्चा 13 साल का था वो 18 का हो गया, जो 18 का था वो 23 का हो गया। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं बनती है कि आप किसी को इस अपने वोट से महरूम करें। तो मैं समझता हूँ कि नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, और कम से कम वक्त, मैं समझता हूँ मेरी ये गुजारिश होगी उन क़ुव्वतों से जो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या निगरान हुकूमत, तो ये 2023 में ही इलेक्शन हो, चाहे वो अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में होते हैं या दिसंबर में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको आगे ना ले जाएं, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे बहरान पैदा होंगे। आपकी सेनेट ने वजूद में आना है, मार्च में आधे आपके रिटायर हो जाएंगे, आपका प्रेसिडेंट साहब जो है ना रिटायर हो रहा है, इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो रिटायर हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई और नया बहरान नहीं पैदा होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का भी है और डेफिनेटली निगरान हुकूमतों का भी है कि वो टाइम से शफाफ साफ इलेक्शंस भी करवाएं, इनेकाद करें। पॉइंट आया आपका, मेरे साथ ही रहिएगा आप। मुझे ज्वाइन करें सेनेटर अब्दुल खैसा मुस्लिम लीग नून से, और हमें सिद्दीक जान भी ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी सरदार अब्दुल रहमान कैतरान साहब की, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और यही गुफ्तगू अभी कायरा साहब भी हमारे प्रोग्राम में करके गए कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए। ये ज़रूरत है, हम किसी नए बहरान में नहीं पड़ सकते। मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि वाकई टेक्निकली हो पाएंगे इलेक्शंस टाइम पे? देखिए, असूलन तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना कि जो आइन के अंदर हदूद मुकर्रर हैं उसके मुताबिक इलेक्शन जितने जल्दी हो सके हों, ताकि ये जो इंटरम पीरियड है और अबूरी हुकूमत है, ये एक वल्नरेबिलिटी का टाइम होता है। बिकॉज देखिए, कौमों की बिरादरी में बैनुल-अक़वामी सतह पे, रीजनल सतह पे बहुत सी इश्यूज ऐसे चलते रहते हैं जहां आपने फौरी तौर के ऊपर रिएक्ट करना होता है, और बहुत से आगे फोर्स ही करके एक्शन लेने होते हैं। तो ये जितना टाइम कम हो जितना है। लेकिन अभी आपने चूंकि सेंसस करा बैठे और वो 10 साल नॉर्मली होता है, और सेंसस में सिर्फ आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वोटर एलिजिबल कौन हो गए, उसमें बहुत सारा डेटा होता है। मतलब मेरे ख्याल में 32-36 पॉइंट है, विडोज का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, का है, बहुत सी चीजें, तो उनको आपस से कुछ भी नहीं डाल सकते। सो देयरफॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अगर ये कहा है, और आइन कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ओवरऑल अप्रूव कर देती है आपके सेंसस के रिजल्ट्स, तो फिर नए सेंसस पे हो, तो ये एक मजबूरी जरूर है। लेकिन इसके बावजूद मैं एग्री करूंगा अपने भाइयों के साथ कि आप फरवरी के से पहले, तकरीबन फरवरी के मिड तक ये इलेक्शन हो जाए। अगर इस साल नहीं हो सकते तो हंगामी बेसिस के ऊपर ये बाकी काम किया जाए। उसके अंदर वोट सारों के शामिल हो जाएंगे, हर बंदियां शायद नहीं हो सकेंगी, उसके लिए आपको आइन की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की, चूंकि हर सूबे की सीटें आपकी फिक्स हैं, और ये करके कर दिया जाए। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि बलूचिस्तान हमारा एक बहुत ही मतलब हमारे दिल का टुकड़ा है, हम समझते हैं, और वो महरूमियों का शिकार रहा, और उनको वहां से अगर प्राइम मिनिस्टर और काकड़ साहब सेनेटर हैं, मैं उनके साथ सेनेट में रहा फॉर क्वाइट सम टाइम, ये कॉम्पिटेंट इंसान है और बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और ये टिपिकल प्रोकियल या सूबाइयत की वो मर्ज में नहीं है, ये कौमी सोच के हामिल है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी ये अपनी कैबिनेट भी बनाए ठीक करके, और दूसरा कि आपको बहुत सी चीजों का भी आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड से चलाएं। मसलन CPAC की चीजें हैं, मसलन आपका ये कल्चर की इनिशिएटिव है, IT की है, माइनिंग का है, आपने ये बहुत सी चीजों को फिर आगे IMF से मामला चलाने। अब्दुल क़य्यूम साहब, सबसे बड़ी बात ये है स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है, और उसके लिए ये देखना होगा कि निगरान वजीर खजाना का नाम कौन सा सामने आ रहा है। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं। सिद्दीक, शहर इक़्तिदार में आप बैठे हुए हैं और बड़ी खबरें भी होती हैं आपके पास अंदर की, क्या खबरें हैं जो कैबिनेट बन रही है, खासतौर पर उसमें निगरान वजीर खजाना कौन आने वाला है? क्या अब्दुल हफीज शेख का नाम है सर फहरिस्त?
देखें इस वक्त शहर इक़्तिदार में खबरें जो इक़्तिदार जिनके पास था उनके पास नहीं थी तो हमारे पास कहाँ से होनी है। खुद शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था कि राजा रियाज साहब कौन सा नाम देंगे, और जो उन्होंने नाम दिया उन्होंने वो जो आप तफसीलात सामने आई हैं अंदरूनी कहानी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आपके कौन सा नाम है, उन्होंने लिस्ट सामने रखी, उन्होंने कहा ये नाम है, उन्होंने कहा आप इनमें से कौन सा नाम चाहते हैं। राजा रियाज साहब ने उंगली रखी कागर साहब के नाम पर और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। तो यहाँ तो जो शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार वाले हैं मुशावरत नहीं हुई यानी कि आप कह रहे हैं बस उन्होंने उंगली रख के बता दिया ये है तो उन्होंने कहा ये है। बिल्कुल देखें मसला ये है कि इसहाक डार साहब आज सुबह सहाफ़ियों से मिले और सुबह भी आज उन्होंने तासुर दिया कि वही बन रहे हैं और वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। और फिर हमें ये बताया जाता रहा कि पाकिस्तान के फैसले मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रहे हैं। जी और बताया जाता रहा कि जनाब पाकिस्तान के फैसले मियां नवाज शरीफ करेंगे तो क्या मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि काकर साहब होंगे। फिर एक और हैरान कुन बात आप देखें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने अपने मेंबर का नाम नहीं दिया लेकिन अपोजिशन की तरफ से आया और वो भी राजा रियाज साहब की तरफ से आया और वो नाम शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे वाज़ेह तौर पर यह है कि ये फैसला जो है वो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब कुछ और चाहते थे, उनकी बात नहीं मानी गई। जो वो चाहते थे कि इसहाक डार साहब भी हों तो उनकी बात नहीं मानी गई। और आगे जहाँ तक बात है देखें मरदमशुमारी की, अब ये सवाल ही नहीं बनता सुमैया के इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। ये फैसला खुद इस हुकूमत ये जो गई है इसने कर दिया है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे। इन्होंने मरदमशुमारी के जो नोटिफाई किया है उसका वाज़ेह मतलब यह है कि इलेक्शन 8-9 महीने नहीं होने। और आप ये देखें कि मुराद अली शाह साहब बड़े बयान देते हैं, कहते हैं कि जनाब मैं नहीं मरदमशुमारी ये नहीं मरदमशुमारी ये वो सारा कुछ, और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सारे हंसी खुशी जो है वो दस्तखत कर देते हैं। तो फैसले आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे भी नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। 8-9 माह बाद 9 माह इलेक्शन नहीं होने। इस पर नून लीग के अंदर एक तकसीम है, कुछ लोग नून लीग के अंदर ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए, लेकिन अक्सरियत ये समझती है कि जो हमने आवाम के साथ कर छोड़ा है 15-16 माह में, इलेक्शन साल ना ही हो तो बेहतर है। ना ही हो तो बेहतर है किसके लिए, आवाम के लिए या पार्टीज के लिए? नून लीग के लिए बेहतर है। नून लीग ने जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाही और बर्बादी। चले अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे इस बात की जरा जवाब लेते हैं कि क्या वाकई मुस्लिम लीग है फिजिबिलिटी है कि ना हो इलेक्शन, और खुद बाप पार्टी क्या समझती है कि वाकई ऐसी ही खबरें तो फिर क्यों हैं और क्या हो सकता है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होंगे, साफ और शफाफ होंगे। इस आवाम की जो परेशानियां हैं, जो ये महंगाई के दलदल में फंस चुके हैं, इसको कौन ठीक करेगा? ये मईशत को या इंस्टेबिलिटी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी जो सिद्दीक बात कर रहे थे ज़रा उस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं, पहले बाप पार्टी का भी फिर मुस्लिम लीग नून का भी। तो सरदार साहब, ये जो सिद्दीक ने कहा कि उंगली रख दी कि जी ये हैं, कोई मुशावरत नहीं की गई, तो जो पहला सवाल मेरा था आपसे कि बाप पार्टी का हमेशा बड़ा किरदार रहा, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद हो या हुकूमतें बनाना हो, हुकूमतें गिराना हो, ये एक माजी है। ये कोई आपको इसलिए किया गया? आपने तो कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर होंगी, छोटे सूबे को ऊपर रखा गया। ये सिद्दीक क्या कह रहे हैं? देखिए बुशरा, मैं एक बात कहूँगा कि बात होती है एतमाद की। जैसे बैसित मुसलमान मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला के हाथ में हर कुदरत है, अल्लाह ताला को तो किसी ने नहीं देखा है। तो इसी तरीके से अगर आप रियासत पे एतमाद करेंगे, रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, आप उसकी गोद में बैठ के एतमाद करेंगे तो माँ हर वो चीज़ जो उसके बस में है वो करती है। अब माँ के साथ लड़ के या माँ के साथ भिड़ के, वो तो मेरा ख्याल है कि किसी ना मज़हब में है ना किसी अखलाकियात में है। तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ से हट के इंशाल्लाह होंगे, वक्त पे इंतखाबात होंगे, लाजमी होंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म चुना गया है, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वो एक मेंबर था, हमारा सेनेटर था। अच्छा, फिर क्या एक वस्ती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ सकता है? तो क्या एक जो पहाड़ पे बंदूक लेके बैठा हुआ है पढ़ा लिखा आदमी, क्या वो इस रियासत का हिस्सा नहीं बन सकता है? हमें एतमाद करना चाहिए। यही हम डे 1 से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को, सर ये तो कोई एतराज़ ही नहीं कर रहा ना कि जी हम उनके बनने पर तो सब खुश हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। वो जो अलग सवाल था, लेकिन एक क़त्ल कलामी की माजरत, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ। आगाज़ में आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको अब्दुल रहमान नहीं अब्दुल रहीम का, आप थोड़ा सा माइंड कर गए।
आपने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया, मेरा नाम सुमैया रिजवान है, आपने बुशरा नाम ले लिया, वो तो मेरे कोऑर्डिनेटर का नाम है। अब मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे जो मैसेज आते रहे ना वो बुशरा असद के नाम से जो जी। मैंने जिसको लोकेशन भी भेजी, मैं मादरत खा हूं, कोई बात नहीं, नहीं, वो मैंने दुरुस्ती की थी, मैं माइंड नहीं किया। जी जी नहीं प्लीज, वो कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरी आवाज ही ऐसी है कि शायद आपने नहीं आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, बहुत जबरदस्त। तो मैं यही, हाँ जी, अर्ज है कि मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा इंतखाब है। ठीक है। और देखें, अपने राजा रियाज ने भी यही कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि हमने नाम डिस्क्लोज नहीं किए। ठीक है। तो क्या पता है, मेरे सामने मैं परसों चेयरमैन सेनेट के पास बैठा था, राजा रियाज साहब उधर आए, उनकी अलहदा में मुलाकात हो गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, उनकी अलहदगी में मुलाकात हुई, और बहुत सारी कदावर शख्सियात वहाँ पे आई जो हमारे चेयरमैन सेनेट के साथ मशावरत कर रही थी। और मेरा कायद मीर अब्दुल कद्दूस जो भी इस्लामाबाद में डेरे डाल के बैठा हुआ है, तो उनके साथ भी मुशावरत हुई। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि जी हमारी पार्टी के साथ मुशावरत नहीं, बिल्कुल हमारी ये मुशावरत समझें या इस मुल्क से मोहब्बत समझें कि इतनी भारी जिम्मेदारी बलूचिस्तान बहुत भारी जिम्मेदारी है सर। आगे इलेक्शंस होने हैं, आगे मौसमी सूरत-ए-हाल को लेकर चलना है, ये वाकई बहुत भारी जिम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि काकड़ साहब इस भारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे भी। अब्दुल क़य्यूम साहब, एक और मामला मैं आपसे बात करना चाह रही थी, इंशाल्लाह मैं आपसे एक बात करना चाहती। कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, एक रोज पहले एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगले माह आ रहे हैं, और उसके अगले ही रोज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, और वो ऑर्डर रिव्यू एंड जजमेंट के हवाले से 19 जून को महफूज किया गया था। मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या टेक है, क्या समझते हैं, एक टाइमिंग क्या है ये ऑर्डर की? देखिए, एक तो जो पहले आप डिस्कशन कर रहे थे उस पर जस्ट 30 सेकंड्स मैं ये कहता हूँ कि अगर इंतखाब अच्छा है काकड़ साहब का, जिसका सारी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ ने भी अप्रिशिएट किया है, तो फिर हमें इसके अंदर शकूक व शुबात की गुंजाइश नहीं डालनी चाहिए और ना कीड़े निकालने चाहिए किसने उंगली रखी, क्या पूरा प्रोसेस हुआ है। एंड वी मस्ट ट्रस्ट अवर पीपल कि जी इन्होंने बैठ के फैसला किया है, अगर फैसला दुरुस्त है तो इसके अंदर नहीं हुआ। नंबर 2, अभी जब वजीर खजाना लगाना है तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर एक सेनेटर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का सेनेटर वजीर खजाना भी, मैं तो ऑनेस्टली विदाउट एनी किसी के हक में मैं कहता हूँ इसहाक डार साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ हो हुआ है उनके साथ, और ये पॉलिसियां बहुत, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मेरे ख्याल में उन्होंने दर्जनों जो है बजट पास किए हैं एंड ही इज क्वालिफाइड। मैं ये मेरी अपनी जाती एक सजेशन है। अभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ये अदालत का फैसला आया तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि आएंगे नवाज शरीफ साहब हर हालत में आएंगे, फैसला और नो फैसला। देखें 5 साल के बाद उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन इवन इफ ही कम्स, और कल प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की तो उन्होंने कहा वो अपने खिलाफ केसेस हैं उनको फेस भी करेंगे। और बात भी बिल्कुल ठीक है, अदालत से ऐसे तो नहीं, और वो आके और उनके खिलाफ कोई कत्ल का केस नहीं है, कोई म्यूटनी नहीं है, कोई और किसी किस्म के, उनका ये है कि बच्चे से तनख्वाह लेनी थी नहीं ली तो वो जो था वो रिसीवेबल था, तो एक ऐसे भोंडे तरीके से हमने एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया जो एक न्यूक्लियर कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर था, फिर पार्टी के ओहदे से हटाया, फिर उसको पाबंदी से हासिल किया। तो आई एम श्योर वो आके बेल कराएंगे, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइज्ड सबसे पुरानी जमात है। लेकिन तो कैसे लोग वोट दें, क्योंकि आप जब आए 16 माह की हुकूमत में तो उसमें तो महंगाई बहुत हो गई, डबल हो गई, 200% तक कीमतें बढ़ गई हर चीज की। लोगों के लिए तो घर में राशन डलवाना, लोगों को बच्चों को अपने पढ़ाना, जिंदगी गुजारना मुश्किल है, तो वोट कैसे मांगेंगे अपने हलकों में? एक पॉइंट ये है बीबी, आप इससे शुरू ना करें कि आप जब आए, आप ये देखें कि आपने जब छोड़ा 2017-18 के अंदर तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और फिर आगे किधर ले आए, और फिर जो पिछले 70 साल में आपने लोन्स लिए वो इन 3.5 सालों में आपने डेट लेके डबल कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये एक तरफा जो प्रोपेगेंडा है ना, ये ठीक नहीं। हमारा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, जो ना सिर्फ पिछली हुकूमत ने उसको एग्रावेट किया, लेकिन पिछले 70 साल के मसला है। और ये फिर IMF की पाबंदी होती रही, ये होता रहा वो होता रहा, ये डाउनवर्ड स्लाइड थी।
तो आपका एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, ना नवाज शरीफ साहब इधर थे, ना मुस्लिम लीग नून की अपनी मर्जी थी। साहब, ये सारी बातें आवाम समझेगी, आप समझते हैं? जी जी, देखिए फॉर श्योर लोग अवेयर हैं, उनको ये भी पता है कि अगर ऐसी हुकूमत आए जो नाविस लोग हों, जिनको पता ना हो कैसे चलाना है, तो फिर आगे क्या होगा। वो तो अगर ये ना होता नो कॉन्फिडेंस, तो आपको पता था कि फेट क्या होने वाली थी पिछली हुकूमत की। तो आई एम श्योर, बट डजंट मैटर। आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूं अवाम के जो मैंडेट है वो सर आंखों पे, जो वो चाहे वो करे, लेकिन जो हुकूमत आएगी उसके लिए बेड ऑफ रोजेज नहीं आएगा। और जब वो जाएगी तो अगली हुकूमत के लिए और चैलेंजेस सीधे होंगे, पर मसाइल हल करने का तरीका यही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, माइनिंग के ऊपर, आईटी के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर। ये लुक्रेटिव फील्ड है जिसमें ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। रिफॉर्म्स की तरफ तो अभी गई नहीं थी हुकूमत, जल्दी जल्दी बिल्स पास करवाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के क़याम के बिल्स मंजूर हुए, रिकॉर्ड कायम किया जिसमें बिल्स भेजे ही नहीं गए कमेटियों को, और वो आके जल्दी जल्दी किए गए। तो रिफॉर्म्स की तो बात कहीं नहीं की आप लोगों ने। देखिए बेटी, बात यह है कि ये बिल्स पास हुए हैं ना, और पार्लियामेंट के एक प्रोसेस से, लेकिन 68 ऑर्डिनेंस इशू हुए थे पिछली हुकूमत के अंदर। और अब अगर इसके अंदर ये जो यूनिवर्सिटीज की बात हम करते हैं, पाकिस्तान में तालीम की जरूरत है। अगर 17 यूनिवर्सिटी हुई हैं, अगर उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं थी कि वो होती, या उनको चार्टर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो फिर एक ऑब्जेक्शन बनता है कि ये तो आपने वैसे। इस पर भी एक डिबेट हो सकती है कि यूनिवर्सिटीज कहाँ बनेंगी, इनमें कौन लोग होंगे, ये इस पे कितना जाहिर इस पर आप दिया जाएगा बजट। और खुद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ है, ये हमने पार्लियामेंट की तौहीन की है, उनके अल्फाज हैं ऑन द फ्लोर कि नहीं होना चाहिए था इतनी तेजी के साथ बिल्स मंजूर होना। खान अब्बासी साहब ने अपने तौर पे जब बात की है, उन्होंने ये कहा कि इतने पीरियड के अंदर एक पीडीएम की जो हुकूमत है उसके दौर में ये कीमतें बढ़ी हैं, और फिर ये जो तू मैं होती रही आपस के अंदर, आपने देखा तो वो उनका ये व्यू पॉइंट था कि ये जो पार्लियामेंट है ये नो कॉन्फिडेंस से पहले भी वही पार्लियामेंट थी, नो कॉन्फिडेंस के बाद भी वही पार्लियामेंट थी, जिसमें गाली गलोच और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ अभी तो कोई अपोजिशन ही नहीं थी ना, इतनी ठंडी अपोजिशन किसी को नहीं मिली सर, ये भी तो आप लोगों के लिए अच्छा हुआ है सर। पॉइंट है कि सर थोड़ा वक्त कम है मेरे पास, आपका पॉइंट भी आगे है। सिद्दीक, क्या अब ये होगा, एक तो बात ये है कि आपने जो अभी ब्रेक से पहले ये कहा कि ये इनके लिए बेहतर है कि ना हो इलेक्शंस, क्योंकि अवाम के साथ जो हुआ है वो बेहतर है कि अभी ना हो, इस साल ना हो। लेकिन ये जो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसकी टाइमिंग के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं कि मियाँ साहब की आने की खबरें आती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है? देखिए, मियाँ साहब के आने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब अगर ये फैसला ना भी आता तो मियाँ साहब के लिए मसला ये नहीं था, तायात नाअहली या ये वाला मामला नहीं है, रिव्यू है नहीं है, ये मामला उनके लिए नहीं है। उनके लिए असल मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ एक फ़ैसला, जो ट्रायल कोर्ट से उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया था और उनकी अपीलें पेंडिंग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पेंडिंग इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो वो डिसमिस हो चुकी हैं, लेकिन दाखिले दफ्तर है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे वो आके सरेंडर करेंगे, तो उस वक्त ये है कि देखा जाएगा कि वो जो उन्होंने एब्सकॉन्ड किया है, वो जो इश्तिहारी हुए, मफरूर हुए, क्या उसकी कोई जेन्युइन रीजंस थी, वाकई वो बीमार थे या जानबूझ के वो इश्तिहारी और मफरूर हुए। उसके बाद फिर फैसला होगा कि उनकी अपीलें टेकअप हो सकती है नहीं हो सकती। उनके लिए चैलेंज वो है, क्योंकि वो एवन फील्ड में कन्विक्टेड हैं, वो अल अजीज़िया में कन्विक्टेड हैं, वो अल अजीज़िया में एवन फील्ड में बेल पर थे, अल अजीज़िया में वो मेडिकल बेल पर थे। 1 माह की उनको बेल दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे जब वो बताया गया था कि वो बीमार हैं और प्लेटलेट्स का मामला है। और इस्लामाबादी कोर्ट में बहुत रिएक्ट किया था इस्लामाबादी कोर्ट ने कि हमारी जुरिडिक्शन में जो एक कैदी था उसको हमने बेल पर 1 माह के लिए रिहा किया, कैसे हुकूमत ने उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। उनका मसला यह है कि वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और बगैर अडयाला जाए उनको रिलीफ मिल जाए। ये वो नुकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही, क्योंकि मसला ये है कि जैसे वो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा वो जाएंगे, जेल क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, जेल जाने के लिए अगर वो तैयार होते तो वो आ चुके होते ना। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, क्या फ़ायदा होता? मियाँ साहब आते, गिरफ्तार होते, और बहुत वैलिड रीजंस बनाई जा सकती थी कि सिक्योरिटी खदशात हैं अडयाला में। हम पुलिस गेस्ट हाउस को जो है वो जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, और पुलिस गेस्ट हाउस को जो है वो वहाँ पे उनको रखा गया था, तो सब जेल किसी भी जगह को करार देकर उनको वहाँ पे पूरा, यानी बाहर तो किसी को नहीं पता होना था कि अंदर कितना प्रोटोकॉल है, हो सकता है वो अंदर पूरी फैमिली के साथ रह रहे होते। किसी भी इमारत को
सब जेल करार देके उनको वहां रखा जा सकता था, बड़ा आसान था। सब जेल करार देके वहां पे वो रहते, वो इस्लामाबाद कोर्ट में उनकी अपीलें होती। लेकिन मसला ये है कि कभी अगर आप इस पे प्रोग्राम करें, डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वो लीगल मैटर्स हैं, वो कन्विक्टेड हैं। लोग जो ये कहते हैं ना कि सलमान शहबाज वापस आ गए, इसाक डार वापस आ गए, फलां वापस आ गया, फलां, वो सब जो है वो मुलजिम थे। मियां साहब मुजरिम है, मियां साहब कन्विक्टेड हैं। इसलिए मियां साहब को जेल जाने से बचाना और रोकना वो तकरीबन नामुमकिन है। चाहे जितना भी कोई जज हक में क्यों ना हो, जज के साथ जितने भी अच्छे तल्लुकात क्यों ना हो, वो मुमकिन नहीं है कि वो जेल जाए बगैर वो रिलीफ ले सके। चलिए फिर देखते हैं मुस्तकबिल में होता क्या है, ये इलेक्शंस में आते हैं नहीं आते, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक जान, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब और सरदार अब्दुल रहमान केतरान साहब, आप तीनों हज़रात के वक्त का बहुत शुक्रिया। नहीं है कि मियाँ साहब आते हैं या नहीं आते, असल सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होते हैं, असल सवाल ये है कि आवाम को रिलीफ कौन देता है, और ये आवाम का वाकई पुरसाने हाल होगा मुस्तकबिल में या नहीं होगा। इस सवालात में छोड़ के जा रही हूँ, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।